बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है वेक्टर इन स्पेस की एक्सरसाइज 14.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने जो चैप्टर से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इन 2 डायमेंशन, वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, यूनिट वेक्टर के बारे में बताया, पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका पहला पार्ट है, आपने u + v + w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, ये देखें u + 2v + w इज़ इक्वल टू u की वैल्यू क्या है आपके पास 3i + 2j - 5k प्लस 2 इंटू v की वैल्यू क्या है i - 5j - k प्लस w की वैल्यू क्या है आपके पास, w की वैल्यू है -4i - j + 7k। ठीक, अच्छा, हमने निकालना है u + 2v + w, यानी 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। तो तीनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा 3i, i वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, 3i, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2i, ये आ गया -4i। मल्टीप्लाई करके i वालों को इकट्ठा कर लिया। अब j वालों को इकट्ठा करते हैं, ये आ गया 2j, ये -5j है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10j आ जाएगा, -j प्लस अब k वालों को इकट्ठा करते हैं -5k, इसमें k की वैल्यू -5k है, -k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2k आएगा, ये आ गया +7k। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 3 और 2 5, 5 में से 4 गए, बाकी रह गया सिर्फ और सिर्फ i, प्लस ये 11j, 11 में से 2 गए, बाकी रह गए 9 -9j, प्लस ये -5 -2 7, 7 से कैंसिल हो गया, 0k आ गया जी। ठीक है, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जस्ट आपने 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। इसी तरह ये इसका दूसरा पार्ट है, v - 3w इज़ इक्वल टू, v की वैल्यू आपके पास है i - 5j - k -3 टाइम ऑफ w की वैल्यू है -4i - j + 7k। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू i - 5j - k। इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा -4i + 3j - 21k, 4 और 1 5i आ गया, ये 5i में से 3 गए तो बाकी रह गए 2j, 21 और 1 22k, 22k। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमने 3v + w निकालना है, लेकिन उसका लेना है साथ मैग्नीट्यूड। तो आइए पहले हम 3v + w कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 3 × v की जगह पे i - 5j - k प्लस w की जगह पे आया हमारे पास -4i - j + 7k। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 3i आ गया, ये आ गया -4i, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, i वालों को मैंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15j - j, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3k + 7k। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, 3 में से 4 गए, बाकी रह गया 1, 15 और 1 16j, 7 में से 3 के बाकी रह गए 4। ठीक है जी। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका बड़ा आसान है। कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड? i का कोएफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर
जे का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 1 प्लस 16 16 256 प्लस 16। तो ये किसके बराबर आ गया? 56 और 10 66 72 273 स्क्वायर रूट ऑफ 273। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया? स्क्वायर रूट ऑफ 273। सेकंड पार्ट में थोड़ी मिस्टेक है, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आना था 12i प्लस 12i और 12i और i मिलके जवाब आना था 13i। ठीक है जी, बाकी सबके जवाब ठीक हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। 3 पार्ट हैं इसके, मैंने 2 पार्ट लिखे हैं। जो वेक्टर हैं इसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। वैसे भी अगर हमें ये कह दिया जाता कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालें वेक्टर के, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना वैसे ही पड़ता है। तो ये देखें ज़रा सॉल्यूशन इसका। v वेक्टर है मेरे पास, v इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? पहले v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। i वाले का स्क्वायर जो i के साथ लगा होगा उसका स्क्वायर, जो j के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, जो k के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। ये आ गया आपके पास 9 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36, 36 और 4 40 और जमा 9 49। 49 तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 7। जब भी आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं तो आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो अब v यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा? अब वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाई v का मैग्नीट्यूड निकाला आपने 7। इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k। जब यूनिट वेक्टर निकल आए तो जो i के साथ लगा होता है उसको कहते हैं कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/7। जो j के साथ लगा होता है उसको कहते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू -2/7। ये जब हमने आर्टिकल किया था बुक से पहले तो उसमें ये हमने किया था। कॉस ऑफ गैमा ये किसके बराबर आ गया? कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू 6/7। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पहला पार्ट किया है। हमें पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। यह आ गया जी 16 16 प्लस 16 प्लस 4, 16 और 16 32, 32 और 4 36 विच इज़ इक्वल टू 6। तो v मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। अब आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका फार्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपके पास है -4i प्लस 4j प्लस 2k ओवर मैग्नीट्यूड आपने निकाला इसका 6, जिसको आप फर्दर यूँ लिख सकते हैं -4/6 इंटू i प्लस 4/6 इंटू j प्लस 2/6 इंटू k -2/3i प्लस 2/3j प्लस 1/3k। यूनिट वेक्टर जब निकल आए तो जो i का कोफिशिएंट होता है उसको हम कॉस अल्फ़ा कहते हैं। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -2/3। जो j के साथ लगा होता है उसको कॉस बीटा कहते हैं 2/3, और जो k के साथ लगा होगा उसको कॉस गैमा कहते हैं 1/3। तो ये थे डायरेक्शन कोसाइन सेकंड पार्ट के और उसका मैग्नीट्यूड। v वेक्टर है हमारे पास -6i प्लस 8j
के गायब था, उसको मैंने 0 के लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड लिया -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 36 प्लस 64 आ गया 100, जिसका स्क्वायर रूट लिया 10 आ गया। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के पास डिवाइड कर दिया, अब 10 के साथ हर एक को डिवाइड कर दिया, 6/10, 8/10, 0/10। कटने के बाद 3/5, 4/5, 0 आ गया। जो आई का कोफिशिएंट होता है, आई के साथ लगा होता है, उसको कहते हैं कॉस अल्फा। जो जे के साथ लगा होता है उसको कहते हैं कॉस बीटा। जो के साथ लगा होता है उसको क्या कहते हैं? कॉस ऑफ गैमा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ये देखना मॉड लिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 के बराबर है। तो आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान पार्ट है ये वाला। पहले हम इसको लिख लेते हैं 2i प्लस t माइनस 1 j प्लस टी के का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो इसका तरीकाकार क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। आइए अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसको a माइनस बी के स्क्वायर से खोल दिया, प्लस टी स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलकर बन गया 2t स्क्वायर। उसके बाद t वाली रकम कौन सी है? सिर्फ ये वाली माइनस 2t, 2t। उसके बाद 4 और 1 5 में से 13 गए तो बाकी रह गए -8 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, डिवाइड बाई 2। व्हाट यू विल गेट? आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, और c की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है? -4 के बराबर। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस बी की जगह पे आ गया -1, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 1, -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -4 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 1। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, and after simplification your answer is 1 plus minus square root of 17 over 2. This is your answer। क्योंकि यही हमने करना था कि अगर ये इसका मॉड 13 के बराबर है तो t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। यानी इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बेसिक चीज़ ये है कि आपने यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो आइए यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। v वेक्टर है मेरे पास, v इज इक्वल टू -i प्लस 4j माइनस 8k। जब भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो सबसे पहले आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। ये आ गया जी आपके पास 1 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 8 का 64, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 81। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 9 रह जाएगा। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। v वेक्टर मेरे पास है i प्लस 4j माइनस 8k
को मैं डिवाइड करूंगा इसके मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 9, जिसको मैं फर्दर यूँ लिख सकता हूँ 1/9i प्लस 4/9j माइनस 8/9k। ये है जी यूनिट वेक्टर v यूनिट वेक्टर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, v यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किसका? इसका। ये एक वेक्टर है। जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जवाब एक वेक्टर ही आता है। जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब एक वेक्टर ही आएगा। तो ये एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर आपने निकालना है। इफ़ यू वी डब्ल्यू आर इसके बराबर फाइंड यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली वो इसी का ही यूनिट वेक्टर निकालने को कह रहा है। पैरेलल का मतलब यही है कि इसी का ही यूनिट वेक्टर आपने निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर ए रख लेते हैं जी। ए वेक्टर इज इक्वल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w। राइट। अब इनकी तरह वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें वेक्टर का निशान मैं ऐसे करके ना नीचे लगा रहा हूं, नीचे लगा लें या ऐसे करके ऊपर लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a इज इक्वल टू 4 इंटू यू की वैल्यू क्या है आपके पास 2i प्लस j माइनस 3k प्लस आगे सॉरी माइनस है जी, माइनस 3 इंटू v की वैल्यू है मेरे पास माइनस i प्लस 4j प्लस 2k। 4i माइनस 3j, उसके पास प्लस 2w है। 2w की वैल्यू मेरे पास है 3i माइनस 2j प्लस k। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें, जिनमें i आता है उनको इकट्ठा कर लें। 4 2 ज़ार 8i माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 6i। i वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब j वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। 4 को j से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4j आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12j। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4j। अब सिर्फ और सिर्फ k वाले रह गए हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा मनफी 12k, मनफी 12k। उसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6k आ जाएगा प्लस 2k। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17i आ गया प्लस 12 और 4 4 के साथ कट गया माइनस 12j। 12 और 6 18, 18 में से 2 के बाकी रह गए 16 माइनस 16k। ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है कि मैं 4u माइनस 3v प्लस 2w का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्योंकि ए मैंने इसका नाम रखा था। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेने का तरीका माइनस 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, माइनस 16 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसको ना सिंप्लीफाई तो करके देखें क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा 289 प्लस 12 12 144, 16 16 256। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 689, स्क्वायर रूट ऑफ 689। अब चूंकि मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ए मैंने किसका नाम रखा था, इसका 4u माइनस 3v प्लस 2w डिवाइडेड बाई 4u माइनस 3v प्लस 2w का मैग्नीट्यूड।
तो ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया? वेक्टर था मेरे पास -17i, 17i -12j -16k ओवर 689 का स्क्वायर रूट। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। आप इसको फर्दर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 89 -12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 689 -16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 689 के। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो पार्ट हैं इसके। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब ये देखें स्टेटमेंट क्या है कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। आपने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। ये देखें, ये आपने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड 5 का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। हमारे पास तरीका है लेंथ 1 निकालने का, यानी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी लेंथ 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाए जिसकी लेंथ 1 हो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5, यानी उसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, जे के साथ जो लगा हुआ है कोएफिशिएंट प्लस के के साथ जो लगा हुआ है कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 9 + 14 + 1, 9 और 1 10, 24 आ गया। 24 को लिखा जा सकता है 6 × 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है। ठीक। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर है मेरे पास 3i + 4j - k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड निकाला मैंने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 5। तो 1 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब 5 आएगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 इंटू ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15i जमा 20j - 5k ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये है जी आपका आंसर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3i + 20 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3j -5 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3k। अब आप इसका मैग्नीट्यूड लेके देखें। ये जो नया वेक्टर आया है, इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे ना, 5 इंटू ए मैग्नीट्यूड, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आंसर आपका 5 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये कटता भी है, 2 को आप इसके साथ काट के यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो हम पहले ऐसा वेक्टर निकालते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर है मेरे पास -i + j + k,
over square root of 3 can be written as -1 over square root of 3 plus 1 over square root of 3 plus 1 over square root of 3। ये है यूनिट वेक्टर मेरे पास। मुझे चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 इंटू ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जे प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई कि वाकई ही इसका मैग्नीट्यूड 7 आता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, 49/3 प्लस 49/3 प्लस 49/3 का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जनाबे वाला 49 को 3 दफ़ा आप ऐड करेंगे, 9 × 27 2 4 3 12 2 14 147 147 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 × 3 तो 3 चौके 12 तो 2 14 3 9 27 स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखें जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। और हमें ऐसा ही वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, यानी ये गिवन वेक्टर था ए, और ये एक ऐसा वेक्टर उसके पैरेलल निकाल लिया जिसका मैग्नीट्यूड 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटरेस्टिंग वन। 3 वेक्टर दिए गए हैं और ये 3 वेक्टर ट्रायंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये देखें, ये एक ट्रायंगल है अगर आपके पास, ठीक है, तो 3 साइड्स जो हैं वो इसकी साइड, ये 3 वेक्टर ट्रायंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया ये वेक्टर मेरे पास है u, ये वेक्टर है मेरे पास v। तो फिर वेक्टर एडिशन के मुताबिक जो तीसरा वेक्टर है w, ये किसके बराबर होगा, u प्लस v के बराबर होगा। अगर 3 वेक्टर मिल के ट्रायंगल बनाते हैं तो 2 वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। ये ट्रायंगल की कंडीशन है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जी, बिकॉज UVW represent the sides of a triangle ABC। नाम रख लें उसका ABC, ठीक है, ABC नाम रखा तो ये आ जाएगा हमारे पास A, इसका नाम B, इसका नाम C। रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, therefore from figure U प्लस V वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा, W वेक्टर के बराबर होगा। ये वेक्टर U, इसकी डायरेक्शन इधर करें, इधर करें, ठीक है। तो दिस प्लस दिस हेड टू टेल रूल के मुताबिक तीसरा वेक्टर इनकी एडिशन के बराबर होगा। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। U की वैल्यू क्या है आपके पास, xi प्लस 2j प्लस 3k प्लस V वेक्टर है आपके पास i प्लस yj माइनस 3k इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या है, -2i माइनस 3j प्लस 0k। अब आप ऐसा करें कि i वालों को इकट्ठा कर लें और j वालों को और k वालों को इकट्ठा कर लें। i वालों को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 साथ i आ जाएगा। j वालों को इकट्ठा करेंगे तो 2 + y साथ j आ जाएगा, प्लस 3 - 3 0k आ जाएगा, इज इक्वल टू 0k।
जब मैंने वेक्टर की डेफिनेशन करवाई और उसमें हमने जब डिस्कस किया था वेक्टर इन 2 डायमेंशंस एंड वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, तो उसमें हमने कहा था कि अगर दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इसके जो आई का जो है कोफिशिएंट कह लें, आई का कोफिशिएंट इसके आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा। सॉरी, ये मैंने पूरा लिखा ही नहीं है। -2i -3j + 0k। चूँकि दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इसका जो आई का कोफिशिएंट है वो इसके आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x + 1 इज इक्वल टू -2। j वाला कोफिशिएंट जो है वो j के कोफिशिएंट के बराबर होगा। 2 + y इज इक्वल टू -3 और k वाला कोफिशिएंट k वाले 0, ये तो बराबर ही हैं, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई -2 - 1 विच इज़ इक्वल टू -2 और 1 कितना बन गया -3। x की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू निकालेंगे -3 - 2 तो आंसर किसके बराबर आ गया -5। तो आपने क्या करना था, x और y की वैल्यू से निकालनी थी जो कि -3 और -5 आई। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें नई चीज़ आई है, पैरेलल ऑफ अ वेक्टर का जिक्र है। स्टेटमेंट है दी पोजीशन वेक्टर, 4 पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A B C D। इनके पोजीशन वेक्टर U V W और Z हैं। आपने साबित करना है कि A B इज़ पैरेलल टू C D। तो पहले हम देखते हैं कि पैरेलल वेक्टर होते क्या हैं। द टू वेक्टर्स A एंड B आर सेड टू बी पैरेलल अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, यानी B को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो A के बराबर आ जाए, या A को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो B आ जाए। मसलन फ़र्ज़ किया कि ये B है और ये इसका डबल है, तो इसका मतलब है कि B फिर किसके बराबर होगा, A किसके बराबर होगा, A बराबर होगा अगर B को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा। अब हमें क्या साबित करना है कि AB जो है वेक्टर AB इज़ पैरेलल टू CD। तो इसके लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि AB इज़ आ स्केलर मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे कोई स्केलर आ जाएगा K टाइम ऑफ CD, या मुझे साबित करना पड़ेगा CD इज़ इक्वल टू K टाइम ऑफ AB। इन दोनों में से अगर मैं कोई भी एक रिज़ल्ट साबित करने में कामयाब हो जाता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये पॉइंट A है, ये O, तो O से लेकर A तक ये एक वेक्टर आ गया। ठीक है, इस वेक्टर का नाम है U। O से लेकर B तक ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम उसने कहा है V। O से लेकर C तक तीसरा वेक्टर है, ये फिगर ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, W वेक्टर है। और चौथा वेक्टर मैंने ले लिया ये पोजीशन वेक्टर O से लेकर D तक, इसका पोजीशन वेक्टर है Z। तो फिर गिवन क्या है हमें, गिवन दैट O से लेकर A तक जो है, O से लेकर A तक ये वेक्टर U के बराबर है और वेक्टर U किसके बराबर है, I + 2j + k के बराबर। इसी तरह O से लेकर B तक ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है OB, उसका नाम है V और V किसके बराबर गिवन है, 7i + 8j + 4k। O से लेकर C तक तीसरा वेक्टर है OC, आपके पास होगा W और W की वैल्यू है आपके पास -i + 0j + k। O से लेकर D तक वेक्टर जो है, O से लेकर D तक, इसका नाम हमने रखा Z, विच इज़ इक्वल टू i + 2j + 2k। लो जी, 4 पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, AB निकालना है और CD निकालना है। तो AB किसके बराबर होता है, AB इज़ इक्वल टू
बी माइनस ए, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ये हमने ड्राइव किया था। ये बेहतर होता कि अगर वो ना इनको, इसका नाम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी डी रख देता ना, तो बच्चों को समझाने में ज़रा आसानी होती। तो ए बी किसके बराबर होता है? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? 7i प्लस 8j प्लस 4k, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? i प्लस 2j प्लस k। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i वालों को इकट्ठा करो, 7i माइनस i, j वालों को इकट्ठा करो, 8j माइनस 2j, k वालों को इकट्ठा करो, 4k, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके k के बराबर आ गया। राइट, ए बी किसके बराबर आ गया जी? ए बी इज इक्वल टू 7 में से 1 गए, बाकी रह गए 6i, 8 में से 2 गए, बाकी रह गए 6j, 4 में से 1 के गया तो बाकी रह गए 3k प्लस 3k। राइट, उसके बाद अब हमने सी डी निकालना है। सी डी किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी किसके बराबर है? i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k माइनस सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस i प्लस 0j, माइनस i प्लस 0j प्लस k। ये किसके बराबर आ गया? i वालों को इकट्ठा करो, i माइनस माइनस प्लस i वालों को इकट्ठा कर लिया, प्लस j वालों को इकट्ठा करो, 2j माइनस 0j, k वालों को इकट्ठा करो, 2k प्लस k। तो ये किसके बराबर आ गया भाई साहब? 2 नहीं जी, ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। ये आ गया 2i प्लस 2j ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस 2j और 2k में से k निकाले, बाकी रह गए k। ये मेरे पास आ गया सी डी। राइट, अब ए बी किसके बराबर है? इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ए बी मेरे पास था, ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस 6j प्लस 3k, ये नंबर 1 था। यहां से मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k। गौर से देखो, ये वाला वेक्टर किसके बराबर है? ये वाला वेक्टर तो सी डी के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? सी डी। यूजिंग 2 का इस्तेमाल करेंगे तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सी डी। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो वो वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल। पैरेलल की ये नोटेशन है, सी डी के बराबर होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी फिगर को हम दोबारा बनाते हैं, क्योंकि ये तो उस वक्त तो हमें आइडिया नहीं था। अब मैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी की फिगर आपको बना के दिखाता हूं कि असल फिगर इसकी क्या होगी। अब एक्चुअल फिगर ऐसी होनी चाहिए थी। ये देखें, यहां पे सी डी है, सी से लेकर डी तक, ये पैरेलल है ए बी के, और सी डी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा इसका पोजीशन वेक्टर u, इसका पोजीशन वेक्टर v, इसका पोजीशन वेक्टर w, इसका पोजीशन वेक्टर d। तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उस वक्त हमें सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि कौन सा वेक्टर छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमने रफ फिगर बनाई थी। अब एक्चुअल फिगर इसकी क्या होगी, इस तरह की होगी, या और भी आप बना सकते हैं जिसमें आपको ए बी और सी डी पैरेलल नजर आए। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट बड़ी लंबी है, लेकिन मैंने मुख्तसरन तौर पे लिखी है कि v एंड w आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा वेयर c इज पॉजिटिव। करना क्या है, 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला पार्ट है 2 वेक्टर निकालने हैं, फाइंड 2 वेक्टर। ऐसे 2 वेक्टर निकालने हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 हो और वो इस वेक्टर के पैरेलल हों। अब हमें चाहिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। हमारे पास तो तरीका है अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड है ना। तो यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 वेक्टर कैसे हासिल करने हैं, एक को +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, j के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस जो k के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 + 16 + 16, 16 और 16 32 और 4 36, 36 स्क्वायर रूट से बाहर तशरीफ लाएगा तो 6 रह जाएगा। v यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यू विल गेट, वेक्टर है आपके पास 2i - 4j + 4k डिवाइडेड बाय 6 को आप मज़ीद कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 2/6 i - 4/6 j + 4/6 k, and after simplification you can write it as 1/3i - 2/3j + 2/3k। ये एक ऐसा वेक्टर निकला है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब हमें ऐसे वेक्टर चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड 2 हो, 2 वेक्टर चाहिए। एक तो हमें हासिल हो जाएगा जब इसको +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1 / 2, तो 2 × v यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आ जाएगा। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई 1 / -2, तो -2 × v यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा जी -2/3 -2/3i प्लस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 4/3j, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3k। ये है जी नंबर 3। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखें, 2v मैग्नीट्यूड, 2v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये 2 के बराबर आएगा। -2v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी 2 आएगा। तो 2 ऐसे वेक्टर आ गए जिनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो हमें क्या चाहिए थे, 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 2 हो। तो 2 and 3 आर दी वेक्टर्स, 2 and 3 are the vectors whose magnitude is 2, right? आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि A और W और V और W दिए गए हैं जी। V है हमारे पास I -3j + 4 के, पहले तो इनको लिख लेना, उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। W है हमारे पास AI + 9j - 12k।
वो कहता है ए की कीमत मालूम करें अगर V और W आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर V और W पैरेलल हैं तो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है V किसके बराबर होगा, C टाइम ऑफ W, बिकॉज V इज पैरेलल टू W, देयरफॉर V किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू C टाइम ऑफ W के बराबर होगा। अब V की कीमत क्या है आपके पास, I माइनस 3J प्लस 4K। ये V की कीमत पुट कर दी, इज इक्वल टू C इंटू W की जगह पे आ गया AI प्लस 9J माइनस 12K। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ACI प्लस 9CJ माइनस 12CK। अब ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं। दोनों वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। इसका I वाला कंपोनेंट इसके I वाले कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, इसका J वाला कंपोनेंट इसके J वाले कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, इसका K वाला कंपोनेंट इसके K वाले कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, तो फिर ही दोनों वेक्टर बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे I का कोएफिशिएंट क्या है 1, इधर I का कोएफिशिएंट क्या है AC, इसका नाम रख दिया नंबर 1। इधर J का कोएफिशिएंट क्या है -3, इधर J का कोएफिशिएंट क्या है 9C नंबर 2। और मेरा ख्याल है कि यहीं से काम बन जाएगा, आगे इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रॉम टू -3/9 किसके बराबर आ गया, C के बराबर। C इज इक्वल टू -1/3। अब ये जो C की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप 1 में पुट करेंगे तो हमें A निकल आएगा, A मिल जाएगा, पुट इन 1, तो 1 इज इक्वल टू A इंटू C की जगह पे आ गया -1/3। अब ये 3 जब इधर आएगा तो A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3। तो A की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन 9 का C पार्ट है, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस। मसलन अगर आपके पास ये वेक्टर V है ना, ये वेक्टर V है फर्ज कर लिया, तो आपने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, यानी इससे 5 गुना हो। 1 2 3 4 5, इससे 5 गुना हो, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। तो सबसे पहले हम ऐसा वेक्टर निकालते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी यूनिट वेक्टर पहले निकालेंगे। तो उसके लिए हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले J वाले का स्क्वायर प्लस K वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास 1 + 4 + 9, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया मेरे पास। अब V यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, V यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर है मेरे पास I - 2J + 3K डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14, जिसको आप अगर चाहें, इधर मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ऐसे आएगा ये। V यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। लो जी, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल आया है। अब एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, ये V का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 opposite to V, multiply 1 by -5। इसको आप 1 का नाम दे दें
और 1 को आप -5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -5 इंटू वी यूनिट वैक्टर विल बी इक्वल टू -5/14, 5/√14, -5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10/√14 माइनस √15, ओहो √15 ही 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15/√14। ठीक है जी, ये एक ऐसा वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो v की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट, a और b की वैल्यू मालूम करनी है अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक का नाम रख लेते हैं v, लेट v इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 4k, w बराबर है, दूसरे वेक्टर का नाम रख लिया ai प्लस bj माइनस 2k। अब स्टेटमेंट के मुताबिक a और b आपस में पैरेलल हैं, यानी v एंड w अगर पैरेलल हैं तो v किसके बराबर होगा, c टाइम ऑफ w के बराबर। बिकॉज ये बिकॉज की निशानी होती है, 2 डॉट ऊपर 1 नीचे, 1 एंड 2 आर पैरेलल, ये पैरेलल की निशानी होती है। देयरफॉर v किसके बराबर होगा, c इंटू डब्ल्यू। v की कीमत पुट कर दें यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब आप यूज करेंगे तो v की जगह पे आ गया 3i माइनस j प्लस 4k इज इक्वल टू c इंटू डब्ल्यू की जगह पे आ गया ai प्लस bj माइनस 2k। दिस इज फर्दर इक्वल टू ACI BCJ 2CK। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हमने ABC कैलकुलेट करने हैं, प्लस 4k। ठीक है जी, अब अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, दोनों बराबर है ना, तो फिर इसका जो i का कोएफिशिएंट है इसके i कोएफिशिएंट के बराबर होगा बाय कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करेंगे तो 3 किसके बराबर होगा, AC के बराबर, -1 किसके बराबर होगा, J वाला कंपोनेंट BC के बराबर होगा, और K किसके बराबर होगा, 4 इज इक्वल टू K का कोएफिशिएंट, K के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। फ्रॉम 5 में से आप C निकाल सकते हैं। फ्रॉम 5 4 इज इक्वल टू -2c, तो c किसके बराबर आ गया, 4/-2 विच इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया। अब ये जो c की वैल्यू है इसको 3 में पुट कर दें, पुट इन 3 में पुट किया तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 से कट गया, a की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसी तरह c की वैल्यू माइनस, यहां पे पुट करें, c इज इक्वल टू -2 इन 4, तो -1 इज इक्वल टू b इंटू c की जगह पे आ गया जी -2, b किसके बराबर आ गया फिर, b इज इक्वल टू 1/2। तो लेट मी चेक द आंसर। ये देखिए भी c -2 है तो यहां पे -2 आना था, -2 मैंने 3 लिख दिया था, -2 और a की वैल्यू फिर किसके बराबर आएगी, -3/2 के बराबर, -3/2, a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू +1/2। A spaceman move from the point this to this,
एक स्पेसमैन है, स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है। इन पॉइंट्स के हम नाम रख लेते हैं। लेट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 120, 240, -50, और जो बी है, बी के कोऑर्डिनेट हैं 130, 210 और 80। अ स्पेसमैन मूव इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आ जाता है, यानी इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पर आ जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यानी ए से लेकर यहां तक आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बनता है इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी किसके बराबर होता है, बी माइनस ए। ये देखें, जब आप इसको पोजीशन वेक्टर लेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा बी, इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ए, ठीक है। तो ओ से लेकर ए तक जो है ये किसके बराबर आ गया, ओ ए इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया, 120, 240, -50। वेक्टर के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इंतखाब कर लिया। ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर के बराबर होगा 130, 210 एंड 80। अब हमने ए बी फाइंड आउट करना है। जब हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया तो हमने वहाँ पे बताया कि ए बी बराबर होता है बी माइनस ए। अब बी के कोऑर्डिनेट हैं 130, 210 एंड 80 में से ए को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 120, 240 -50। अब दोनों को माइनस किया तो 130 में से 120 निकाल दो, फिर 210 में से 240 निकाल दो, 80 में से -50 निकाल दो, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दो, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, दिस इज फर्दर इक्वल टू 130 में से 120 के बाकी रह गए 10, ठीक है। उसके बाद 210, 240 में से 210 गए तो बाकी रह गए 30, -30 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 130, ठीक है। वेक्टर को चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं, -30J + 130K। अब हमें ये वाला मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी डी कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का आई जे कंपोनेंट वाले का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट वाले का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर क्या आता है। लो जी, इसका 100 आ गया, 9, ये तो इसका 100 आ गया, ये 900, 13 16900, इसको इन सबको ऐड किया 17900, जिसको आप 179 × 100 कह सकते हैं। 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 × स्क्वायर रूट ऑफ 179 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, और या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, इतने किलोमीटर के बराबर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायरेक्शन कोसाइंस आपने मालूम करने हैं। 3 वेक्टर, 2 तो वेक्टर दिए हुए हैं, तीसरा वेक्टर हम निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना अगर हो आपने किसी भी वेक्टर के, तो हम सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 36 + 9 + 4 49 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो 7 आ गया। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यू की वैल्यू पुट कर दी -6i + 3j + 2k/7। ये 7 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। जो i के साथ लगा होता है उसको कॉस अल्फ़ा कहते हैं, जो j का कोफिशिएंट होता है उसको कॉस बीटा, और k के कोफिशिएंट को कॉस ऑफ गामा कहते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये v वेक्टर दिया हुआ है, पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, 4 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर = 5 -5 का स्क्वायर, तो 16 × 4 = 20, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 45 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 45 का मतलब 9 × 5, 9 बाहर आएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह जाएगा। तो v यूनिट वेक्टर बराबर आ गया वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड। तो 3/√5 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा आ गया
4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉस बीटा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कॉस गैमा जो है ये -5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है कॉस गैमा। वो कैसे, ये देखिए कॉस गैमा जो है इसको आप, ये ऊपर 5 है ना, इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, तो ये थे डायरेक्शन कोसाइंस सेकंड पार्ट के। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पी और क्यू 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पी और क्यू 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 3 डायमेंशन में जब आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फ़र्ज़ कर लिया P है, ये फ़र्ज़ कर लिया Q है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कह दिया P स्मॉल p, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कह दिया स्मॉल q। तो P से लेकर Q तक वेक्टर जो है जो बनता है उसके हमने क्या करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं। OP इज इक्वल टू P वेक्टर। जब हमारे पास एक पॉइंट होता है उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, उसको रीजन के साथ लगा दें। ठीक है, जब हमने वेक्टर की डेफिनेशन की थी, वेक्टर इन 2 डायमेंशन, वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो वहाँ पे मैंने बताया कि अगर x, y, z कोई एक पॉइंट है 3 डायमेंशंस के अंदर, उसको ओरिजिन के साथ मिला दें तो वो एक वेक्टर बन जाता है। तो इसी तरह ये P पॉइंट है, P को हमने ओरिजिन के साथ मिलाया तो ये एक वेक्टर बन गया। इस तरह OQ एक वेक्टर बन गया। अब PQ किसके बराबर होगा, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। दोनों को माइनस किया, 11 में से 9 निकाल दिए, 6 में से 3 निकाल दिए, 19 में से 13 निकाल दिए, तो ये आ गया 2, 3, 6। ये हमारे पास PQ वेक्टर आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2i + 3j + 6k, राइट। उसके बाद हमें PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि हमने डायरेक्शन को साइंस मालूम करने हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इस i के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, j के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, और ये 36। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 और 4 40 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 के बराबर आ गया। अब यूनिट वेक्टर n नाम रख लेते हैं। n यूनिट वेक्टर आएगा PQ वेक्टर, PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। PQ आपके पास है 2i + 3j + 6k, राइट, ओवर 7, जिसको आप मज़ीद कैसे लिख सकते हैं 2/7i + 3/7j + 6/7k। जब यूनिट वेक्टर आपके पास निकल आए तो जो i का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं cos अल्फ़ा, और जो j का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज cos ऑफ बीटा, cos बीटा 3/7, और जो k का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं cos ऑफ गैमा। तो ये थे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ के। आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि इनमें से कौन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस का लफ्ज़ आना चाहिए कि डायरेक्शन एंगल का आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल, यहाँ पे एंगल का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, इनमें से आपने बताना है कौन से डायरेक्शन एंगल हैं। तो डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, उनका नाम रखा होता है हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और गैमा इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। इनके कॉस ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री। हम इनके डायरेक्शन को साइंस निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन को साइंस को स्क्वायर करके ऐड करने से जवाब 1 आ गया तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। कॉस बीटा निकाला आपने, कॉस 45 डिग्री, अगेन योर आंसर इज़ 1/√2। फिर कॉस गैमा निकाला आपने, ये डायरेक्शन को साइंस निकला है आपके पास। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इनको अब आप स्क्वायर करके ऐड करें, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 2 3। अगर तो जवाब 1 के बराबर आ गया तो ये डायरेक्शन को साइंस होंगे। अगर ये डायरेक्शन को साइंस होंगे तो फिर ये क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल होंगे। स्क्वेयरिंग एडिंग 1 2 3, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 2 3, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/4। तो एलसीएम आ गया इसका 4, इसको 2 पर डिवाइड किया तो 2 आ गया, प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5/4, नॉट इक्वल टू 1। therefore 45 डिग्री 60 डिग्री आर नॉट डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल तो तभी होते ना अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते, तो डायरेक्शन कोसाइन को तो स्क्वायर करके ऐड करने से जवाब 1 आना चाहिए। जवाब तो 1 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन कोसाइंस ही नहीं है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस ही नहीं है तो ये फिर डायरेक्शन एंगल भी नहीं होंगे। सेकंड पार्ट, इसका नाम मैंने अल्फा रखा, इसका बीटा, इसका गैमा। इनका कॉस लेंगे तो ये आ गए। अब अगर तो ये इनको स्क्वायर करके ऐड करने से, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर आ जाते हैं तो फिर अल्फा बीटा गैमा को हम क्या कहेंगे कि ये डायरेक्शन एंगल हैं। तो ये मैंने कॉस अल्फा निकाल लिया, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इनको स्क्वायर करके ऐड किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि जवाब इसका आया है 3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है तो ये डायरेक्शन एंगल ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगला पार्ट देखें, इसका नाम अल्फ़ा बीटा गैमा रख दिया। इनके कॉस लिए 1/√2, cos 60 1/2, cos गैमा 1/2, स्क्वायर करके ऐड किया, ये आ गया 1/2 1/4 1/4, एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पे 2 1 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4/4, जवाब आ गया 1। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो फिर ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा हैं 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स में ये डायरेक्शन एंगल हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। एक्सरसाइज 12.1 ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।